नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में भी जल्द होगी ई विधानसभा की शुरुआत। स्पीकर रितु खंडूड़ी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। इको फ्रेंडली होने के साथ कामकाज में भी होगा सुधार। राहुल गांधी की सदस्यता मामले में जारी है कांग्रेस का प्रदर्शन। राज्य भर में जताया विरोध। केंद्र पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप। रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर पुख्ता तैयारियों का दावा, मगर SFJ की धमकी के बाद से अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। चप्पे चप्पे पर नजर। और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा को लेकर बड़ा खुलासा। कुर्सी संभालने के बाद संपत्ति में 10 गुना इजाफा। पत्नी और बेटे के नाम पर करोड़ों की दौलत बनाई। देखिए खास रिपोर्ट। और चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। सत्ता में आते ही यदि किसी की संपत्ति में अंधाधुंध बढ़ोतरी हो जाए तो यकीनन सवाल उठना लाजमी है। शहर का विकास करने की जगह खुद का विकास हो जाए तो कटघरे में खड़ा करना लाजमी है। ठीक ऐसा ही हाल है देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का। गामा की संपत्ति को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। RTI से हुए खुलासे के मुताबिक सत्ता पर काबिज होने के बाद मेयर गामा की संपत्ति 10 गुना बढ़ गई। क्या है मेयर सुनील उनियाल गामा की बढ़ी संपत्ति की हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। सुनिए मेयर साहब, कहां से बढ़ा ली 10 गुना संपत्ति। शहर का विकास छोड़कर कैसे कर लिया खुद का विकास, जरा जनता को भी दे दीजिए हिसाब किताब। जब किसी नेता की संपत्ति में अचानक उछाल आ जाए, वो भी खास तौर पर सत्ता पर काबिज होने के बाद, तो यकीनन सवाल खड़े होंगे ही। जब एक कार्यकाल के दौरान ही 10 गुना की संपत्ति बढ़ जाए तो यकीनन आवाज उठेंगे ही। इस वक्त देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि एकाएक उनकी संपत्ति बढ़ती चली गई। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि RTI से हुए खुलासे के बाद उन पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है 10 गुना बढ़ी संपत्ति का। दरअसल RTI कार्यकर्ता और एडवोकेट विकेश सिंह ने इस बात का खुलासा किया है कि मेयर का पद संभालने के बाद गामा की संपत्ति में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। आरोप है कि मेयर गामा ने अपने लोक सेवक पद का दुरुपयोग करते हुए आय से कहीं अधिक संपत्ति जुटाई है। RTI से हुए खुलासे के मुताबिक मेयर बनने के बाद गामा ने 5 करोड़ 32 लाख रुपए में 11 संपत्ति खरीदी, जिसकी बाजार में कीमत देखी जाए तो 20 करोड़ से भी अधिक है। देखिए, मोटा मोटा अगर आप देखें 2018 में इन्होंने जो डिक्लेयर करी हुई है वो लगभग 2 करोड़ के करीबन की आ रही है। और जो आज अभी इनका कार्यकाल पूरा ना होने से पहले ये कम से कम इनके पास 40 करोड़ की प्रॉपर्टी आ चुकी है, जो अभी पेपर आ गए हैं। और इसके अलावा सहारनपुर के पेपर आने हैं और विकास नगर के आने हैं, वो इससे ज्यादा और एक्सटेंड हो जाएगी प्रॉपर्टी। वहीं मेयर गामा की बढ़ी संपत्ति को लेकर जो खुलासा हुआ है, उस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के विधायक हों या फिर मंत्री या फिर मेयर, इन सब का यही काम है। बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है। हम इतने समय से चीख चिल्लाकर जनता को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भाषण ही उसका शासन है, बाकी विकास के नाम पर ठप और माल जब्त करने के नाम पर नंबर 1। जिस तरह से देहरादून के महापौर की संपत्ति का ब्यौरा आया है, वो हतप्रभ करने वाला कतई नहीं है, क्योंकि यही हाल इनके मंत्रियों का है, यही हाल इनके विधायकों का है। ऐसे में गामा की तो संपत्ति का पता चल गया है, लेकिन सिलसिलेवार जब परतें खुलेंगी तो प्याज की तरह आप देखेंगे कि एक एक करके इनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने जनता की गाड़ी कमाई को और उत्तराखंड का किस कदर दोहन किया है। साल 2018 में जब गामा ने मेयर की कुर्सी संभाली तो काफी चर्चा हुई। चर्चा उनके एक व्यापारी से मेयर बनने तक की, चर्चा उनकी किस्मत की, चर्चा इस बात की भी कि जमीन से उठा व्यक्ति जब जनता का सेवक बनता है तो जनता की सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। लेकिन मेयर साहब, ये क्या, आपने तो न्योछावर की जगह सब कुछ अपने लिए ही जुटा लिया। अपनी संपत्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी करते चले गए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी।
हालांकि आरटीआई से खुलासा होने के बाद हर जगह से मेयर गामा पर सवाल उठ रहे हैं। 2018 चुनाव के वक्त 2.25 करोड़ की थी संपत्ति। छड़बा विकास नगर में 12,600 वर्ग और 4,500 वर्ग गज का प्लॉट था। बंजारवाला में 260 वर्ग गज का प्लॉट, कालागांव में 200 वर्ग गज का प्लॉट, डोभालवाला में 200 और 333 वर्ग गज का प्लॉट। अब इन संपत्ति में बड़ा बदलाव हुआ है। मेयर बनने के बाद 10 गुना संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। पत्नी शोभा और बेटे शाश्वत के नाम पर 11 संपत्तियां खरीदी गई। राजस्व रिकॉर्ड में इनकी कीमत 5,32,20,000 बताई गई। आय से अधिक संपत्ति खरीदी गई है। एक संपत्ति चुनाव से पहले खरीदी गई थी, उसका चुनावी शपथ पत्र में कोई जिक्र नहीं किया गया। ये चुनाव अधिनियम के खिलाफ है। आरटीआई से जो खुलासा हुआ है, उनके आंकड़ों पर यदि गौर किया जाए तो यकीनन ये समझना कठिन नहीं कि जिस कुर्सी पर मेयर साहब जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, वो सेवा जनता की नहीं अपनों की कर रहे हैं। जो विकास शहर का होना चाहिए, वो विकास खुद का हो रहा है। लेकिन सुनिए मेयर साहब, आपका ये खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। इन्हें आज नहीं तो कल जरूर आपको हिसाब किताब देना होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द ही ई विधानसभा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए स्पीकर रितु खंडूड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें ई विधानसभा को शुरू करने के निर्देश दिए गए। रितु खंडूड़ी ने बताया कि ई विधानसभा के कार्यों को जानने के लिए विधानसभा के कर्मी अन्य राज्यों का दौरा करेंगे। खंडूड़ी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि ई विधानसभा के जरिए विधानसभा सत्र की कार्रवाई हो। चाहते हम लोग ये हैं कि एक बटन पर आपको किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन किसी भी साल का, चाहे वो क्वेश्चंस हो, याचिका हो, डिबेट्स हो, आपको एक बटन पे वो मिलना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि क्योंकि यूपी ने अभी लास्ट जो किया है, यूपी ने किया है, तो हमने ये निर्णय लिया कि उनको भी हम स्टडी करें। हिमाचल को तो हम लोग कर चुके हैं, उसको भी स्टडी करके बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें। दोनों हमारी जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर अगला जो सत्र हो, प्रयास ये रहे कि हम ई विधान को शुरू करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदीय रद्द होने के बाद से कांग्रेस में हलचल मची हुई है। सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को नसीहत देती नजर आ रही है कि ये फैसला कोर्ट का है, केंद्र का नहीं। रिपोर्ट देखिए। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म होने के बाद से ही देश भर में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी की सांसदी रद्द करने का फैसला सत्ता के इशारे पर किया गया है, और इन्हीं सब आरोपों को लेकर विपक्ष दल पिछले 3 दिन से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन भी कर रहा है। मगर इन सब आरोपों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि राहुल गांधी को लेकर जो फैसला लिया गया है वो कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा है। कांग्रेस को न्यायालय की कार्रवाई पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। चूंकि सत्याग्रह अब वो किसके खिलाफ कर रहे हैं, चूंकि इसमें तो न तो लोकसभा अध्यक्ष जी ने उनकी सदस्यता को वो किया है, न सरकार ने किया है। ये तो माननीय न्यायालय का आदेश है, और न्यायालय चूंकि भारत की विधि व्यवस्था पर जो भी लोग विश्वास रखते हैं उनको विधि व्यवस्था को मानना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का ये अनावश्यक रूप से जो है जो राजनीतिक प्रपंच है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी की भूमिका नहीं है। ये तो माननीय न्यायालय का दिया हुआ आदेश है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नसीहत पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि संसद में कोर्ट के फैसले के बाद न्यायालय खुद अपील करने के लिए 30 दिनों का समय देती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। संसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता को किसके इशारे पर खत्म किया है, इसका जवाब सरकार को जरूर देना होगा। माननीय न्यायालय ने कहा कि 30 दिन का समय दिया, और इतनी जल्दबाजी में लोकसभा से उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया। तो आखिरकार इसके पीछे कौन है, कौन चेहरे हैं, किसकी वजह से सदस्यता रद्द हुई, ये सवाल तो है ही।
जवाब तो देना ही होगा और सरकार जवाब देने से बचना चाहती है, सवालों के जवाब देने से कतरा रही है। हम सवाल अगर सदन में नहीं पूछेंगे, विधानसभा में नहीं पूछेंगे, तो आखिरकार हम कहाँ अपने सवालों का जवाब मांगेंगे, किससे मांगेंगे? प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में यही तो हमारा अधिकार है। आज अधिकारों को छीना जा रहा है। हम बोल रहे हैं, जो सच बोल रहा है उसके आवाज पर दबाया जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, उसको सुनने को तैयार नहीं है ये लोग। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद जहां विपक्ष और सरकार के बीच तलवारें खिंच गई है, तो वहीं कांग्रेस के नेता सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक दलों में राहुल गांधी का मुद्दा कब तक चर्चाओं का विषय बना रहता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत सामग्री के वाहनों का फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। राहत सामग्री HDFC बैंक और मानव सेवा समाज संस्था ने दिया है। इस सहयोग के लिए मुख्यमंत्री धामी ने दोनों ही संस्था का आभार जताया है। रामनगर में कल यानी कि 28 मार्च से होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर जहां एक तरफ तैयारियां पूरी होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं प्रतिबंधित संगठन के मुखिया से मिली धमकी के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मामले पर DIG अवधेश सेंथिल का कहना है कि सिख और जस्टिस ने पब्लिसिटी के लिए ये सब किया है। CM को मिली धमकी पर DIG ने कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। इस मामले की जाँच STF को सौंपी गई है। कल रात UAPA दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का तहत जो प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का गुरु पन्नू का एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है मीडिया एवं अन्य लोगों का प्राप्त हुआ है। STF जो है इसमें जांच कर रही है। अभी ये जांच में प्राथमिक तौर पे ये पता चला कि ये स्पूफ्ड नंबर से जो है ये कॉल जो है रिकॉर्डेड कॉल जो है सभी को कुछ लोगों के पास भेजा गया है और इसका जांच जो है STF अभी कर रही है। ऐसा लगता है कि ये जो है अभी G20 का जो इवेंट होने वाले रामनगर में उसको लेकर एक पब्लिसिटी गेम के लिए ये काम किया जा रहा है और उत्तराखंड पुलिस जो है पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है और तथा इस टाइप का लोगों को जो भी मकसद है उसका पूरा होने नहीं देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने G20 सम्मेलन पर सवाल उठाया है। यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में किसानों की फसलों पर बेमौसम बारिश की मार पड़ी है। बर्बाद हुई फसल की वजह से किसान सड़कों पर आने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार किसानों की समस्याओं को सुनने के बजाय G20 सम्मेलन में व्यस्त है। सूखे की चपेट में पहले प्रदेश के किसान बागवान रहे हैं। अब बारिश की मार से गेहूं की फसल, जो हमारे बागवानों की जो फल हैं, वो सब सब्जियां हैं, वो सब तबाह हो चुकी हैं। लेकिन सरकार इस तरफ तो सुध ले नहीं रही है, न कोई सर्वे हो रहा है। हाँ, G20 में ये लोग लगे हुए हैं, मेहमानों के अवभक्त में लगे हुए हैं और यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान सड़कों पर उतरने को बाध्य है। चमोली में कांग्रेस को झटका लगा है। चमोली से जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस नेता ममता देवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी बनवीर सिंह चौहान ने ममता को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। चौहान ने कहा कि बीजेपी की नीति रीति से प्रभावित होकर नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अपने बयान के जरिए मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। कांग्रेसी नेता और कई अन्य दलों के भी नेता जो ओबीसी समाज के थे वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करी। आज उसी क्रम में हमारे चमोली जिले की जिला पंचायत की सदस्य आदरणीय बहन ममता जी और उनके पति श्री शांतिलाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, क्योंकि प्रदेश में अच्छा विकास हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है और उस काम से प्रभावित होकर के मैंने भाजपा को ज्वाइन किया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं भाजपा ज्वाइन करने के माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास में संपूर्ण भाग लूंगी और अपने क्षेत्र का विकास करूंगी। नेशनल क्रिकेट प्लेयर स्नेहा राणा के कोच नरेंद्र शाह की हालत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। दरअसल उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनका इलाज दून अस्पताल में चल रहा था। इस मामले को लेकर जहां पुलिस छानबीन में जुटी है, तो वहीं महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और DIG रेणुका सिंह ने जांच के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कोच का एक नाबालिग खिलाड़ी से बात करते हुए ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से ही वो डिप्रेशन में थे। महिला आयोग से कल मेरे को कॉल आया था। उस प्रकरण में क्या पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं करके मुझे पूछा गया था। मेरे द्वारा वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर से बात किया है। वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है।
अब वो वेंटिलेटर से बाहर आ गया है। बाकी जनपद अधिकारी द्वारा मुझे ये बताया गया, हम इसमें आगे का जांच कर रहे हैं। यमुना जयंती के पावन पर्व पर चारधाम के पहले प्रमुख तीर्थ धाम यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को दोपहर 12:41 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और इसी दिन गंगोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे और इसके बाद 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 27 को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। जबकि इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत भी 22 अप्रैल से होगी। देश दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी है। सरकार को उम्मीद है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। इसी पावन अवसर पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त भी तय किया गया है, जो कि हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार शुभ संवत 2080 बैसाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया जिसको कहते हैं, 22 अप्रैल 2023 9 गते बैसाख शनिवार, कर्क लग्न, अभिजीत मुहूर्त, कृतिका नक्षत्र की पावन बेला पर मध्याह्न 12:41 पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट विश्व कल्याण हेतु खोल दिए जाएंगे। पौड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे ने पर्वतीय क्षेत्रों में वाहनों की स्पीड को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसएसपी ने दुर्घटना वाले क्षेत्र को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं और एसएसपी ने सड़कों की भौगोलिक स्थिति और ब्लैक स्पॉट पर फोकस करने के लिए कहा है ताकि हादसों पर लगाम लगाई जा सके। आज जो पौड़ी जनपद की हमारी एक कमेटी गठित है पर्वतीय मार्गों में स्पीड लिमिट फिक्सेशन के लिए, उसको लेकर बैठक की गई। तो उसमें जितने भी हमारे कमेटी मेंबर्स थे वो सम्मिलित हुए और जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवेज हैं, हमारी जो इंटरनल रोड्स हैं, उनमें क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए उसको लेकर विस्तार में चर्चा की गई। और स्पेशली जिन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया कि कहाँ कहाँ हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, कहाँ ढालदार रोड है और कहाँ कहाँ घुमावदार रोड है, उन सभी पॉइंट्स को दृष्टिगत रखते हुए स्पीड लिमिट का निर्धारण किया गया। लक्सर में बहुउद्देशीय और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। सरकार के कार्यकाल को 1 साल हो जाने पर इस शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए और इन स्टॉल में विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। वहीं स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। कार्यक्रम में खानपुर विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। 1 साल पूरा होने पर यहाँ पर आज एक बहुउद्देशीय शिविर और एक स्वास्थ्य शिविर लगा है और जिसमें सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी शिकायतें, समस्याएं जो भी है उसका निराकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का बहुत अच्छा यहाँ पर शिविर लगा है। पूरे विभाग के सभी प्रकार की जांच, टेस्ट सारे यहाँ पर हो रहे हैं। देखिए, जितने भी काम अभी क्षेत्र में बढ़े हुए हैं राज्य योजना के, वो सरकार ने ही हमारे स्वीकृत किए हैं। उसके लिए मैंने धामी जी का आभार प्रकट किया। लेकिन कुछ स्थानीय लोग जो इस षड्यंत्र में रहते हैं, किस तरह इसके कामों को विफल किया जाए, किस तरह इसके कामों में रोड़े अटकाए जाएं। ये काम मेरे घर का नहीं है, ये काम मेरी कॉलोनी का नहीं है, मेरे मोहल्ले का नहीं है, ये खानपुर की जनता का काम है। अगर आप खानपुर के कामों में टांग अड़ाते तो इसका मतलब आप खानपुर की जनता के दुश्मन हैं और आप खानपुर के लोगों का विकास नहीं होने देना चाहते। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में भी जल्द होगी ई विधानसभा की शुरुआत। स्पीकर रितु खंडूड़ी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। इको फ्रेंडली होने के साथ कामकाज में भी होगा सुधार। राहुल गांधी की सदस्यता मामले में जारी है कांग्रेस का प्रदर्शन। राज्य भर में जताया विरोध। केंद्र पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप। रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर पुख्ता तैयारियों का दावा, मगर SFJ की धमकी के बाद से अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। चप्पे चप्पे पर नजर। और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा को लेकर बड़ा खुलासा। कुर्सी संभालने के बाद संपत्ति में 10 गुना इजाफा। पत्नी और बेटे के नाम पर करोड़ों की दौलत बनाई। देखिए खास रिपोर्ट।